बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 42, फ्राइडे अक्टूबर 24। ये किसी को याद है क्या चीज़ है? ये कहाँ पे इस्तेमाल होता है? आजकल डिस्प्ले के लिए HDMI ही इस्तेमाल हो रहा है। ओके, आपके मॉनिटर्स जो है वो भी HDMI से कनेक्ट हो रहे हैं। आपका जो टीवी है उसमें भी HDMI आपको नजर आएगा। जो स्मार्ट टीवी की डिवाइस होती है ना, उससे वो HDMI से कनेक्ट हो रहा है। और उसी तरीके से प्रोजेक्टर के लिए भी HDMI यूज होता है, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। कल आपको पता है कि हमारे पास कल हम लोग कॉलेज में एक एक्टिविटी थी। हमने कॉलेज में बच्चों की रेज्यूमे जमा की थी 3 सेमेस्टर के, और उनमें से 5 बच्चों को हमने शॉर्टलिस्ट किया था। उनकी जब हमने सीवीज को देखा तो हमने अपना सर पीटा और हमें इस बात का एहसास हुआ कि हमारे बच्चे जो हैं वो 8 सेमेस्टर में पहुंच चुके हैं, ग्रेजुएट होने वाले हैं। और बाज़ बच्चे ऐसे जो ऑलरेडी ग्रेजुएट हैं, अब वो पोस्ट ग्रेजुएशन में 2.5 का बीएड कर रहे हैं, लेकिन उन बच्चों को अभी तक ना सीवी लिखना आया ना सीवी देना आया। काम देने की तमीज़ ही नहीं है। कोई जो है अलग से लूज पेपर लेकर दे रहा है, स्टेपल तक नहीं किया हुआ। किसी ने जो है उसको फाइल में नहीं लगाया हुआ। एक खातून जो थी वो बिल्कुल तावीज़ बना के वो गोलमोल करके लाके हमें लाके दे रही थी। ओके, प्रेजेंटेशन बेकार सी। अब सब के सब एआई यूज कर रहे हैं। अब वो समझते हैं हम बड़े स्मार्ट हैं, हमने एआई से लिखा। हम आपसे ज्यादा स्मार्ट हैं, हमें पता है कि जी एआई को कैसे डिटेक्ट करते हैं। एक नजर में नजर आ रहा है कि एआई यूज की हुई है। सबसे जो बड़ा इशू था कि जब कुछ लिखने को है ही नहीं तो सीवी में लिखेंगे क्या? जब कुछ लिखने को ही नहीं है तो क्या लिखेंगे? अब क्या होता था, उसको फैलाने की कोशिश करते थे, साफ तौर पर नजर आ रहा था। बेटा देखो, तुम लोग को कॉलेज में जो बार बार एक्टिविटीज का मौका मिल रहा है, क्विज का मौका मिल रहा होता है, हम क्लास के अंदर लैब के अंदर आपको कोऑर्डिनेटर वगैरह बना रहे होते हैं, ये वो सारी चीजें हैं जिसको आप सीवी के अंदर मेंशन कर सकते हैं। अब जिन बच्चों ने कॉलेज के अंदर म्यूजियम प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं उसको सीवी में मेंशन कर सकते हैं। हमने म्यूजियम पे काम किया तो उसमें मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी। जो बच्चे लैब के कोऑर्डिनेटर्स हैं वो इस बात को मेंशन कर सकते हैं। अभी भी जो आप लोग को मौका मिलता है, बच्चे मुझसे आके कह रहे हैं कि सर फला मौके पे टीचर्स डे के ऊपर हमें ये मौका नहीं मिल रहा, फला मौका। बहुत सारे बच्चे आते हैं, सिर्फ आप लोग नहीं, दूसरी क्लास के बच्चे भी आते हैं। और मेरा यही जवाब होता है कि देखो, जो मौका मैं दे रहा हूँ तो उसको तो फायदा उठाओ। टीचर्स डे के लिए हम एक वॉलंटियर्स चाहिए, एक नहीं एक से ज्यादा चाहिए। काम क्या करना है? सबसे पहली बात, एक लैपटॉप चाहिए विंडोज का जिसमें HDMI के पोर्ट मौजूद हो। ओके, नंबर 2, लैपटॉप को ऑपरेट कर सके उस मौके पे। मैं सुबह आऊंगा, मैं गाइड करूंगा और दैट्स इट। उसके बाद मैं हट जाऊंगा। फिर आप मुझे कॉल भी करेंगे, मुझे बुलाएंगे भी और मैं कहूंगा आप कौन है। ओके, सारा आपने ऑपरेट करना है। उसी तरह से उसके अंदर आपने सारा कंटेंट जमा करना है। पूरे कॉलेज के तमाम सेमेस्टर्स हैं, हर कोई अपनी अपना कुछ कंटेंट बना रहा है। कोई चाहता है कि पीछे ये वीडियो चल रही हो, कुछ ये चल रहा हो। सारा कंटेंट जमा करके पहले रखना, क्योंकि वहां पे उस मौके पे शायद नेट ना चल रहा हो। आप नेट को तो जहन से निकाल दें, सारी चीजें पहले से एक दिन पहले तैयार हो। आपने कंटेंट लैपटॉप पे रखा हुआ, उस वक्त आप उसको कर रहे हैं। 8 सेमेस्टर का बच्चा है तो 8 सेमेस्टर वाले की वीडियो चल रही होगी। इसी तरीके से इसमें यह भी पॉइंट होता है कि एंड मौके पे लोग आपके परेशान करेंगे, ये वाली वीडियो चलानी, ये वाली वीडियो करना है, मिससे मैंने बात कर ली, फला मिस से बात की है, फला सर से बात की है। आप कहेंगे जी मैं तो एक दिन पहले कहा था, अब नहीं कर रही। वो बोली कि नहीं तुम्हें तो करना है। बदतमीजी भी करेगी, डांटेगी भी, सब कुछ होगा। कैसे उसको हैंडल करना है, अंडर प्रेशर कैसे काम करना है। ओके, मैं इसमें अमूमन 3 बंदे सेलेक्ट करता हूँ। 3 बंदे। हमारे यहाँ पे ये होता है कि एक को बना दिया, लेकिन होता है क्या है कि हमारे पास हमेशा कंटीजेंसी प्लानिंग होनी चाहिए। अगर एक के पास कोई इशू हो तो दूसरा मौजूद हो, दूसरा भी आगे बढ़ के उस इशू को हैंडल कर सके। तो 3 बंदे, 3 वॉलंटियर्स। लैपटॉप भी अगर हो तो बहुत अच्छी बात है, वरना हम एक टीचर का लैपटॉप है वो अरेंज करेंगे। उस लैपटॉप को उस दिन अरेंज करना, उसको यूज करना। अब आप शायद बोले कि सर ये कौन सी बड़ी बात है। अब आपको ट्रस्ट कर लेना चाहिए कि सर कुछ कह रहे हैं तो कुछ सोच के, कुछ समझ के बात कह रहे हैं। मेरे पास एक सीनियर बच्ची है, वो मेरे पास आई थी, सर मैंने प्रोजेक्टर ऑपरेट करना सीखना है, लेकिन और मैं चाहूँ तो अभी भी उसको कहूँ वो आ जाएगी। लेकिन बात यह कि मैं चाह रहा हूँ कि आप में से कोई आगे बढ़े। प्रोजेक्टर को संभालना, ऑन कैसे करना है, ऑफ कैसे करना है। मैं मुश्किल से 5 से 10 मिनट बैठूंगा, उस पर गाइड करूंगा, जो बातें की उसको गौर से सुना और उस पर अमल किया, और खुद ही उस प्रेशर को हैंडल करना। तो 3 बच्चे आज मुझे ईमेल करें, मैं अपने तौर पे, वरना मैं अपने तौर पे भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। और जो आप में से ज्यादा ईमेल आएंगी तो मैं उनमें से किसी को सिलेक्ट कर लूंगा। ये मेरे अपने ऊपर है। बात करने की तमीज हो, अंडर प्रेशर काम कर सके। हमारे कॉलेज के अंदर प्रोफेशनल कम्युनिकेशन का बहुत ज्यादा फुकदान है। लोग बिल्कुल इस तरीके से बात करते हैं जैसे घर पे बात कर रहे हैं। वो आपके साथ भी ऐसे ही बिहेव करेंगे। आपने लेकिन उनको प्रोफेशनल जवाब देना है। आपने वहां पर जो जाके अपना परेशान नहीं होना। मेरे पास क्विज के अंदर बच्चे बाज़ाबर रोते हुए आए, सर हम क्विज में जवाब दे रहे थे, पीछे से बच्चे बात कर रहे थे, हमें समझ नहीं आया, बाकायदा रो रहे। मतलब इतने बड़े हो गए हैं और उनको अभी तक इतना नहीं आया कि ये रोने वाली बात नहीं है।
लेकिन इस किस्म का बच्चा कोई ना हो कि आके रो रहा है कि सर उसने मुझे डांटा, उसने मुझे ये कहा, आपने कैसे उसको हैंडल करना है। एंड मौके पे ये वाली वीडियो चलेगी, वो वाली वीडियो चलेगी, कैसे उसको हैंडल करना, फाइल को ऑर्गेनाइज करना। एक ही सेमेस्टर से 2 से 3 फाइलें आपके पास आ सकती हैं, 2 से 3 वीडियोज आ सकती हैं, कैसे उसको मैनेज करना। ओके, तो जो भी इंटरेस्टेड हो वो मुझे आज मैसेज करे, कल मैं उसको सिलेक्ट करूंगा। और किसी ने भी नहीं किया तो मैं अपनी तौर पर अपनी मर्जी से कर लूंगा, अपनी मर्जी से किसी ना किसी को चूज कर लूंगा। बहरहाल आप लोग को इस बात को समझना चाहिए, बेटा जो मौका मिल रहा है उसका फायदा उठाया करो। हर चीज में जरूरी नहीं होता कि तुम्हें मेडल मिले, जरूरी नहीं कि तुम्हें सर्टिफिकेट मिले, लेकिन बात यह कि जो आपको एक्सपीरियंस मिल रहा है उसको आप लोग को इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। लैब के हवाले से ये बात है कि बेटा लैब जो है आपकी, सबसे पहली बात, जिस तरह से क्लास होती है वैसे ही लैब भी आपकी क्लास है। बच्चे अपनी मर्जी से आ रहे हैं और अपनी मर्जी से जा रहे हैं, ये वाला तरीका नहीं अलाउ है। मैं मसरूफ होता हूँ, मैं रोक नहीं पाता, मेरे पास कोई लैब असिस्टेंट नहीं है, इस वजह से आपको फायदा उठा रहे होते हैं, लेकिन ये तरीका गलत है। लैब में आप आए हैं तो परमिशन लेकर आएंगे, या जो कोऑर्डिनेटर है उन्होंने आपको बुलाया होगा, जब जाना होगा तो सब एक साथ जाएंगे, ये नहीं कि अपनी मर्जी से गए और मर्जी से आ गए, ये वाला काम नहीं होगा। इसी तरीके से लैब के कोऑर्डिनेटर से जब किसी को कह दिया कि आना है तो उसके पास एक प्रॉपर एक्सक्यूज होना चाहिए, क्यों नहीं आ सकते, वो मुझे पता है, वो लैब कोऑर्डिनेटर्स को पता है। सिर्फ ये कह देना कि हमने नहीं आना, हमारा दिल नहीं चाह रहा, ये चीज अलाउ नहीं है। आप लोग इसी किस्म की हरकतें करते हैं और नतीजा क्या निकलता है कि आदमी और ज्यादा सख्ती करने पे मजबूर हो जाता है, आदमी और ज्यादा नंबर काटने पे मजबूर हो जाता है। बहरहाल मुझे कुछ बच्चों को पता चला, मैं उनसे बात करूंगा कि क्यों उन्होंने इस तरह से बिहेव किया। और बार बार मैं बता रहा हूँ कि मेरे मार्किंग का क्राइटेरिया यही है कि गधे घोड़े बराबर नहीं होते। जो लोग लैब के अंदर आना पसंद नहीं कर रहे या अनप्रोफेशनल तरीके से बिहेव कर रहे हैं, यकीनन मैं उनको किसी ना किसी तरीके से पिनलाइज करूंगा और बाद में उनको एहसास होगा कि हमने क्या गलती कर दी थी। चीजों को सीरियस लेकर चलें, मजाक नहीं है। कोऑर्डिनेटर बना दिया है, जैसे मैंने अभी बिट वार्डन के लिए कोऑर्डिनेटर बनाया, तंजीला है और वरीशा है और इसी तरीके से बिस्मा है, अब कोई इनके साथ बदतमीजी करे, वो मुलाजिम थोड़ी तुम लोग की। लैब के कोऑर्डिनेटर्स जो वो ब्रेक में भी बेचारे आए हुए होते, ब्रेक में भी काम कर रहे, मेरे पीछे भाग रहे होते, सर ये बता दें, 1:45 बजे से पहले के लोग जाते नहीं है। तो एक एफर्ट बंदा पुट कर रहा है, नहीं कर रहा, यार तुम लोग उसको कुछ मेडल नहीं दे सकते, कुछ सर्टिफिकेट नहीं दे सकते, कम से कम तमीज से तो पेश आओ। और यही वाली कौम, हमारी पाकिस्तानी कौम का मसला, हम किसी को बर्दाश्त ही नहीं करते। मतलब इतनी तो तमीज हो कि अगर वो तुम्हें लैब में बुला रहा है तो तुम लैब के अंदर उसको आओ, उसको बताओ हम क्यों नहीं आ सकते, हम नहीं आ रहे, हमारी मर्जी। मतलब इसका मतलब ये होगा कि हर जगह पर मैं ही इन्वॉल्व हूँ, मैं आके बोलूँ। उन बच्चों से मैं बात करूंगा, लेकिन ये सबके लिए बात है। इसी तरीके से बिट वार्डन का असाइनमेंट है, जो भी है यार, आप लोग उसको एज ए टीचर ट्रीट करो। आपके साथ वो अगर बैठ रहा हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसके साथ मिसबिहेव करना शुरू कर दो। इस किस्म के काम करते नतीजा क्या निकलेगा, कुछ भी नहीं हम कर पाएंगे। हमेशा बात आता हूँ कि बेटा उन लोगों में से बनो जो दरख्त लगा के जा रहे हैं, ना कि उन लोगों में से बनो के जो दरख्त काट के जा रहे हैं। दोनों में फर्क होता नहीं होता। आप दरख्त लगाओगे उसके साय में कल कोई और बैठेगा, और आप दरख्त काट के जाओगे तो उसको भी धूप की तपिश आएगी। एक और बात, कल बच्चे मुझसे बोनस मार्क्स की बात कर रहे हैं, मेरी सारी ब्रेक तो इसी में निकल जाती है यहीं पे खड़े खड़े। भाई मैं बार बार ये बात बता चुका हूँ, मेरा मार्किंग क्राइटेरिया के अंदर डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर को मैं देखता हूँ। रिकैप सबके अच्छे होने शुरू हुए थे, मैंने कहा कि रिकैप के अंदर मार्क्स हम कम कर देंगे क्योंकि सबके अच्छे हो रहे, लेकिन अचानक ही लोगों ने रिकैप बहुत बुरा देना शुरू कर दिया। नतीजा क्या निकला, अब रिकैप के वेटेज बढ़ जाएगी। यही वाली बात बोनस मार्क्स के अंदर होती है। शुरू के दिन थे, आप लोग मुझे नहीं जानते थे, मैं आपको नहीं जानता था, मैंने बाकायदा डेट अनाउंस की, यहाँ तक काम किया तो बोनस मार्क्स। लेकिन उसके बाद आपको रुबीना पता चल गया कि सर जो है, जैसे किसी ने 4 क्वेश्चन सॉल्व किए तो उसको बोनस मार्क्स मिले थे। आप में से किसी ने, निम्रा ने एतराज भी किया था, सर आपने एमन को और आलिया को ज्यादा मार्क्स दिए। इसकी वजह ये थी उन्होंने दोनों वीडियोस, आई थिंक चारों वीडियोस पे काम किया था। तब समझ में आ गया। अब वीडियोस के अंदर, स्क्रिप्ट के अंदर मैंने बोनस मार्क्स दिए हैं, क्यों? क्योंकि वो जल्दी कर रहे थे। अब हर कोई मुझे स्क्रिप्ट आज भेज रहा है आजकल, तो उसके बोनस मार्क्स कहाँ से हुए? डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर तो खत्म हो गया ना। वीडियो जिन लोगों ने मुझे बहुत जल्दी भेजी उनके डिस्टिंग्विशिंग मार्क्स बनते हैं, क्योंकि उन्होंने आउटस्टैंडिंग काम किया, सबसे पहले बना के भेज दी, अच्छी बना के भेज दी। किसी ने अच्छी भी बनाई, जैसे मैंने जिक्र किया था निगाह जहरा का और एमन का, इन लोगों ने अच्छी वीडियो बनाई तो इनको अच्छे मार्क्स भी मिले। बाकियों को इसलिए भी मिले कि उन्होंने जल्दी किया, मुंतहा ने इंग्लिश में बात की थी, और भी बच्चे, सबका अपना अपना कंट्रीब्यूशन है, लेकिन उनको बोनस मार्क्स बने। अब हर कोई वीडियो भेजेगा तो बोनस मार्क्स बनेंगे? हाँ, अलबत्ता किसी ने बहुत ही अच्छी वीडियो बना दी, खूब उसमें स्पेशल इफेक्ट्स वगैरह भी इस्तेमाल किए हुए, सब कुछ है, तो जाहिर है उसके मार्क्स अच्छे हो जाएंगे। इस तरीके से होता है। तो बार बार जो लोग मुझसे आके बोनस मार्क्स के बारे में पूछ रहे होते हैं, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर को देख के नंबर दिए जाते हैं। बात हो गई, क्लास का आगाज कर रहे हैं। हम लोग टॉपिक चल रहा था हमारा कि किस तरीके से हम कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करते हैं। हमारे पास वायर्ड और वायरलेस दोनों में हमारे पास कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज मौजूद है। भाई ये कुछ देखिए घर पे, चीज घर पे है तुम्हारे?
स्लाइड के ऊपर एक चीज है, नजर नहीं आ रही आप लोग को, या शायद आप लोग के घर पे नहीं है। स्नेहा है, क्या चीज है ये यार? पानी का टैप जो है, इससे पानी आप पे बाल्टी वगैरह में पानी भरते हैं। मुझे ये बताओ कि इसकी स्पीड का कैसे पता चलता है, क्या तरीका होता है? अच्छा चलो, प्रेशर होता है, ठीक है, तुमने खोल दिया, प्रेशर से पानी आ रहा है, लेकिन तुमने खोल दिया ऊपर टैंक में पानी नहीं है, तो कैसा आता है? स्लो आता है या तेजी से आता है? स्लो आता है। इसका मतलब ये हुआ, ये जो पानी का ये जो टैप है, इसके अंदर पानी की जो स्पीड है, इसका ताल्लुक है नंबर ऑफ ड्रॉप्स पर सेकंड। एक सेकंड के अंदर कितने ड्रॉप्स आ रहे हैं, प्रेशर से इसका ताल्लुक नहीं है। तुमने पूरा नलका खोल दिया, पूरा का पूरा, लेकिन ऊपर टैंक में पानी नहीं है, या लाइन चौक हुई हुई है, तो फायदा क्या हुआ? तो ये नहीं कहो कि मैंने पूरा खोला हुआ था पानी का प्रेशर होगा, लाइन चौक है तो पानी ने वैसे स्लो आना है। गुल गुल जो है नलके को देख के हंसे जा रही है, पता नहीं क्यों। मेरे जाने के बाद पूछ लिया नलके को देख के इसमें हंसने वाली कौन सी बात थी। तो आपने इसको खोल भी दिया, आप ये देख लो कि नंबर ऑफ ड्रॉप्स पर सेकंड कितने आ रहे हैं। ओके, नलका कितना बड़ा खोला, ओके, पानी नहीं है, ये चौक है लाइन, तो भी पानी स्लो आएगा। पानी है लेकिन पानी नहीं है, तो भी आपका पानी स्लो आ रहा है। आपने देखा कि नंबर ऑफ ड्रॉप्स पर सेकंड कितने आ रहे हैं, इसके बेसिस पे आपने फैसला किया। बात समझ में आ रही है? कोई मुश्किल बात है ये? अब सवाल ये होता है कि इसको मैंने पढ़ाया क्यों? इसलिए पढ़ाया कि नेट की जो स्पीड होती है, इसका ताल्लुक भी इसी बात से होता है, नंबर ऑफ बिट्स पर सेकंड। बिट का मतलब क्या होता है? एक चीज, या तो 0 होगा या 1 होगा। 0 या 1, एक लम्हे में कितनी नंबर ऑफ बिट्स पास हो सकती हैं? अम्मी को ढूंढ रही है उसी गर्दन घुमा के ऐसे। क्या हुआ बेटा, बोलो क्या हुआ? मुझे आवाज, निगाह जहरा, हैंड रेस करो, आपकी छोटी बहन आपको बुला रही है। बेटा बेटा आप ऐसा करें, उनको दे दें, ठीक है, क्या उनके पास चले जाएं? ठीक है बेटा, ओके। अब हम क्लास कंटिन्यू करें। जैसे शॉपिंग मॉल में आवाज आती है ना कि निगाह जहरा, आपकी छोटी बहन आपको ढूंढ रही है, ऑफिस से आके उनको पिक कर लीजिए, ओके। और टॉफी वगैरह बैलून भी प्लीज दे दीजिएगा उनको, ओके। अच्छा, अब लेक्चर डिस्टर्ब नहीं करना, ओके। तो इसी तरीके से नेट के अंदर भी आप नेट की स्पीड नंबर ऑफ बिट्स पर सेकंड पे देखते हैं। नंबर, एक वक्त में कितनी बिट्स आ रही हैं, एक बिट के अंदर सिर्फ एक वैल्यू आती है, या तो 0 आएगा या 1 आएगा। कितनी बिट्स एक वक्त में गुजर रही है, नंबर ऑफ बिट्स पर सेकंड। यहां तक बात समझ में आई? अब यहां पे आपके पास वो चीज आई मशहूर जमाना जो हमने लास्ट टाइम पढ़ी भी थी, बिट्स पर सेकंड। एक वक्त में एक कितनी बिट आ रही है, मेगा बिट्स पर सेकंड, ठीक है। इसका मतलब क्या? 1 मिलियन बिट्स पर सेकंड, कितनी बिट्स गुजर रही है। या उसका जो हो गया, आपने गैगा कर दिया कि एक वक्त में कितनी गैगा बिट्स, कितनी बिलियन बिट्स जो है एक मौके पे गुजर रही है। आप उसको देख रहे होते हो, नंबर ऑफ बिट्स को। जितनी नंबर ऑफ बिट्स ज्यादा होंगी उतनी ज्यादा स्पीड होगी। मसलन आपके पास स्पीड दे रहा है वो 1 किलो बिट्स पर सेकंड, 1 किलो बिट्स पर सेकंड, तो 1 किलो 1000 बिट्स पर सेकंड जा रही है। उसने कहा कि फॉर एग्जांपल 5 किलो बिट्स पर सेकंड, 5 kbps, तो क्या मतलब हुआ? 5000। 7 का मतलब 7000। एक और चीज भी होती है, मिलियन बिट्स पर सेकंड, ओके। 1, इसमें कितने जीरो आ रहे हैं? 6 जीरो आ रहे हैं। तो मिलियन ज्यादा होगा, 2 किलो बिट्स पर सेकंड ज्यादा होगा, या 1 एमबीपीएस ज्यादा होगा? एमबीपीएस ज्यादा होगा। और इसी तरीके से आपके पास आ गया गैगा, ठीक है। आप कहते हैं ना हार्ड ड्राइव कितने गैगा की है, 10 GB वगैरह जो बात कर रहे होते हैं, तो यहाँ पर आ रहा है 1 गैगा बिट्स पर सेकंड, कि एक वक्त के ऊपर 1 मिलियन बिट्स, 1 बिलियन बिट्स, बिलियन, ठीक है, 1 बिलियन बिट्स पर सेकंड गुजर रही होती है। यहाँ पे बात समझ में आई? अब अगर तुम लोग नेट पे जाके स्पीड चेक करते हो, फॉर एग्जांपल ये एक वेबसाइट है फास्ट उस पर जाके स्पीड को चेक किया, तो देखो स्पीड कितनी आ रही है। मेरी जो स्पीड थी, डाउनलोड स्पीड वो शो कर रहा है 63 मेगाबिट्स पर सेकंड, ओके। इसका मतलब क्या हुआ? 63 के बाद कितने जीरो आ रहे हैं? 6 जीरो आ रहे हैं। अपलोड की स्पीड क्या शो कर रहा है? कोने पे लिखा हुआ है नीचे, 9.2 मेगाबिट्स पर सेकंड। कितने सिफर आए इसमें? 6 आए। अब मुझे बताना, डाउनलोड की स्पीड ज्यादा है या अपलोड की स्पीड ज्यादा है? डाउनलोड ज्यादा है, डाउनलोड 63 है और अपलोड जो है 9.2, लेकिन दोनों में मिलियन बिट्स पर सेकंड आ रहे हैं। बहरहाल इसका मतलब है नेट की क्वालिटी अच्छी है।
मतलब अच्छी खासी बिट्स को एक वक्त के अंदर वो ट्रांसफर कर रहा है। हमारे यहाँ जो अमूमन नेट कनेक्शन मिल रहा होता है उसमें ऐसे ही होता है, डाउनलोड तेज होता है, अपलोड स्लो होता है, अमूमन हमारे यहाँ यही चल रहा होता है। ठीक है, ये बात समझ में आई। आप लोग चाहें तो अपने मोबाइल पे भी जाके अपनी स्पीड वगैरह चेक कर सकते हैं, speedtest.net फॉर एग्जांपल खोल के देखें। अभी अब क्लास के आखिर में चेक करते हैं, आप लोग देखिए, मुझे बताइएगा कितनी स्पीड आ रही है। उसके बाद जो अगली चीज है जिसको आपको पता होना चाहिए वो है बैंडविड्थ, और हमने इस बारे में बात की थी हम कि हमने कॉमन सेंस की बात है, हमें नजर आ रहा है जहां हमारे पास सड़कों में लेन ज्यादा होती है, सड़कें चौड़ी होती हैं, वहां पे अमूमन कंजेशन कम होता है, और जहां पे सड़कें जितनी छोटी होती है वहां पे कंजेशन होने लगता है। तो इसके मतलब यही वाली बात नेट के अंदर होती है कि जहां पे बैंडविड्थ ज्यादा है वहां पे यूं समझ लें कि सड़क बहुत चौड़ी है और एक वक्त के अंदर बहुत सारा ट्रैफिक पास हो सकता है, किसी भी किस्म का ट्रैफिक पास हो सकता है, ईमेल आ रही है, ईमेल जा रही है, फाइल डाउनलोड हो रही है, फाइल अपलोड हो रही है, व्हाट्सएप कॉल चल रही है, यूट्यूब को अपने वीडियो देख रहे हैं, यूट्यूब पे वीडियो अपलोड कर रहे हैं, जूम पे मीटिंग चल रही है, सारे काम नेटवर्क ट्रैफिक के अंदर सब चीजें शामिल आती हैं। जितनी बैंडविड्थ ज्यादा होगी उतना ही ज्यादा काम आप उसके ऊपर एक ही वक्त में बहुत सारे काम आप करने के काबिल होंगे। ओके, और अगर नेटवर्क की बैंडविड्थ कम होगी तो किसी एक ने भी वीडियो चला दी तो आपका नेट जो है वो चलना रुक जाता है, स्लो हो जाता है। मैंने कहा भी था घर पे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करें कि अपनी वालदा को व्हाट्सएप पे कॉल लगाएं और जो है साथ में जो है ना आप जो यूट्यूब पे वीडियो चलाएं। अगर बैंडविड्थ कम होगी तो आपको वाज़ेह तौर पर नजर आएगा कि कॉल के अंदर सिग्नल्स का इश्यू आ रहा होगा, सिग्नल्स उसके अंदर ड्रॉप हो रहे होंगे। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारे पास जो है वो एक हाई बैंडविड्थ का कनेक्शन हो हमारे पास। हाई बैंडविड्थ कनेक्शन के अंदर अमूमन हमें ज्यादा इश्यूज का सामना नहीं करना पड़ता। अगर आप लोग देख रहे हैं कि लैब के अंदर नेट स्लो चल रहा है, इसकी वजह यह है कि लैब में हमारे पास एक लो बैंडविड्थ नेटवर्क है जिसमें तकरीबन पूरा कॉलेज ही कनेक्ट हो चुका है, कॉलेज और स्टूडेंट्स तक हमारे उसमें कनेक्टेड है। मैंने पासवर्ड वगैरह चेंज करना है, मैं कर भी दूंगा, लेकिन बहरहाल हमें इसके बावजूद एक हाई बैंडविड्थ नेटवर्क की जरूरत है इसके अंदर। तो कभी भी घर के अंदर अगर आपका नेट स्लो चल रहा हो तो आपने सिर्फ ये नहीं देखना कि नेट स्लो चल रहा है, आपने तमाम फैक्टर्स के ऊपर तवज्जो देनी चाहिए कि किन किन वजूहात की वजह से स्लो चल रहा है। बाज दफा फॉर एग्जाम्पल आपने कहा कि स्पीड सही है लेकिन बैंडविड्थ कम है, तो बैंडविड्थ कम होने की वजह से क्या हो रहा है, एक वक्त में ज्यादा लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। जब मैं घर पे नेट यूज करता था मैं अकेले, तो मेरे पास 4 MB कनेक्शन था, काफी था, लेकिन जब घर के अंदर सबने यूज करना शुरू किया तो मैं 50 पे आने पे मजबूर हो गया। वरना 4 के अंदर क्या हो रहा था कि नेट जैसे दूसरा कोई वीडियो खोलता था पूरा नेट स्लो हो जाता था, बार बार ये मसला आ रहा था। इसी तरीके से आपने जो है यानी सिर्फ स्पीड पे नहीं, आपने बैंडविड्थ को भी देखना है, दोनों चीजों को देखना है। बाज़ दफा नेटवर्क का इशू इसलिए आता है कि वायरलेस में इशू आ रहा होता है, आप जो है मेरे वाईफाई सिग्नल आपके कमरे में नहीं आ रहे, मजबूती से नहीं आ रहे, क्यों, फ्रीक्वेंसी का मसला है। ओके, आप चाहे तो बीच में कोई बूस्टर लगा लें ताकि वहां तक सिग्नल तेज हो जाए, या चाहे तो आप तार खींच के इथरनेट केबल खींच के लेकर आ जाए, इस तरह से कर लें। अपने कमरे में इथरनेट केबल लेकर आके राउटर से लगा के उससे डायरेक्टली कनेक्ट हो गए। तो डिफरेंट रीजंस होते हैं, डिफरेंट वजूहात होती हैं। आपके पास ये तमाम कॉन्सेप्ट जहन में होने चाहिए कि भाई बैंडविड्थ भी कोई चीज़ है, स्पीड भी कोई चीज़ है, और जिस तरीके से नेट को आप आपस में कनेक्ट करें उसकी अपनी भी प्रॉपर्टीज हैं, उसकी अपनी भी प्रॉपर्टीज हैं। वाईफाई अगर से दीवार के आर पार चला जाता है लेकिन उसकी भी एक रेंज है, उसकी भी एक हद होती है। ज्यादा दीवारें बीच में आएंगी तो वो उसके सिग्नल ड्रॉप होने लगते हैं। ओके, खुली जगह पे ज्यादा सिग्नल आ जाते हैं, लेकिन खुली जगह पर सिग्नल आते हैं तो उस पर भी इशू आता है कि एक डिस्टेंस कितना है। हर चीज को आपके जहन में होना चाहिए, साइंटिफिक डेफिनेशन ना भी जहन में हो, स्पीड जहन में ना हो, क्या डेफिनेशन क्या है, बैंडविड्थ क्या है, कॉन्सेप्ट जहन में जरूर होना चाहिए। अब जब ये सब बातें हमें समझ में आ गई हैं, अब हम यहाँ पे सवाल करते हैं। आप लोगों ने ब्लूटूथ स्पीकर तो देखे आप लोगों ने, सही है, ब्लूटूथ स्पीकर देखे, तो ब्लूटूथ एलसीडी क्यों नहीं देखी आज तक? बात समझ में आ रही है? आपने ब्लूटूथ स्पीकर से अपना मोबाइल कनेक्ट किया और उस पर बैठ के आप लोग जो है वीडियो देख, सॉन्ग सुन रहे हैं, लेकिन कभी सुना कि ब्लूटूथ एलसीडी भी आई हुई है, उस पर रखो मोबाइल को उससे कनेक्ट करो, ब्लूटूथ पे वीडियो देख लो? मेरे पास है। ओके, शकायना फरमा रही है कि हो जाता है, और फिर कह रही ऑडियो के लिए एक जुमला। लाइबा ने कहा हो जाता है, शकायना ने कहा कि ऑडियो के लिए है। बात यह है कि आप में से जो लोग ये कह रहे हैं कि जी वो ब्लूटूथ से कनेक्ट हो जाता है, ब्लूटूथ के अंदर वीडियो स्ट्रीमिंग नहीं होती, वो सिर्फ ऑडियो के लिए होता है। ओके, आप लोग बात यहाँ पे अगर आप कह रहे हो कि हमारे घर पे क्रोम कास्ट है या मीरा कास्ट वगैरह है, वो सब अपनी जगह, लेकिन वो ब्लूटूथ के जरिए से वीडियो ट्रांसफर नहीं कर रहा होता। वीडियो वाला काम ब्लूटूथ में नहीं होता, उसके अंदर सिर्फ क्या चीज हो सकती है, ऑडियो। इसकी वजह क्या है? क्या उसकी फ्रीक्वेंसी में कोई कमी थी?
क्या उसकी फ्रीक्वेंसी में कोई इशू था? क्या था फिर गुल? नेट क्या? आपको मालूम है क्योंकि आप सबकी जहनी हालत में हम सबको तशवीश है, इसलिए आज मेंटल हेल्थ डे बनाया जा रहा है। तो क्लास खत्म होने के बाद आप लोग ने वहां जाना है, ठीक है, ताकि आप लोग की जहनी हालत सही हो। ओके, अच्छा हाँ जी बताओ। इसलिए कि ब्लूटूथ के अंदर उन्होंने जब उसको डिजाइन किया तो उन्होंने उसकी बैंडविड्थ को कम किया, बैंडविड्थ उन्होंने उसकी कम रखी ताकि पावर कम इस्तेमाल हो। इसीलिए आपके ब्लूटूथ जगह छोटी सी डिवाइस, सर हबीब के पास जो माइक है कितना छोटा सा है, उसमें बैटरी कितनी छोटी सी होगी, लेकिन वो आराम से एक दफा चार्ज कर लो, कई बहुत देर तक चलता रहता है। तो उन्होंने इसको इसीलिए बनाया कि कम पावर के साथ वो चले, और कम पावर के लिए उसको उनकी बैंडविड्थ कम करना पड़ी। बैंडविड्थ कम करना पड़ी तो ऑडियो तो जा सकती है लेकिन वीडियो नहीं जा पाती। बात समझ में आई? किसमें? बेटा जहां भी ब्लूटूथ आ रहा है ना, उसमें आप डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं, ऑडियो को भेज सकते हैं, फाइल ट्रांसफर कर सकते हैं, दैट्स इट। वीडियो नहीं कर सकते, वीडियो की स्ट्रीमिंग नहीं होगी। हाँ वीडियो ट्रांसफर कर दो, एज अ फाइल वीडियो को ट्रांसफर कर दो, वो हो जाएगा, लेकिन वीडियो को तुम चला रहे हो जैसे अब करते हैं ना, मैं मोबाइल पे चला रहा हूँ और आपकी स्क्रीन पे आ रहा हूँ, ये नहीं होगा। ठीक है, आगे चले। आपके पास एक मसला आता है कि फॉर एग्जाम्पल आप किसी कंजेस्टेड से इलाके में रह रहे हैं और वहां पे सिग्नल सही नहीं आ रहे, या किसी नेटवर्क के सिग्नल आ रहे हैं किसी के नहीं आ रहे, क्या वजह हो सकती है? पावर के क्या, किस चीज का पावर? ओके मानूर क्या कह रही हो? टावर कह रहे हो? अच्छा, मैं पावर कह रहे हो। और कोई वजह? देखो यहाँ पे बात, जी किरण, फ्रीक्वेंसी की लेंथ ही ज्यादा होती, वेव लेंथ अलग चीज है, फ्रीक्वेंसी। बात यहाँ पे किरण का जो जवाब है, फ्रीक्वेंसी का फर्क है। ओके, डिपेंड करता है कि आपका जो मोबाइल नेटवर्क प्रोवाइडर है वो किस फ्रीक्वेंसी पे बात कर रहा है। बात फ्रीक्वेंसीज जो होती हैं वो दीवार के आर पार आसानी से चली जाती हैं, अमूमन जो लोअर फ्रीक्वेंसीज होती हैं, और जो हायर फ्रीक्वेंसीज होती हैं वो स्पीड तो तेज होती है लेकिन वो दीवारों के आर पार इतनी आसानी से नहीं जा पाती। तो ये भी एक फैक्टर होता है कि आपने देखा, मैंने काफी एक्सपीरियंस भी किया है कि फॉर एग्जांपल यूफोन की सिम है तो कमरे में बैठ के कॉल नहीं आ रही, बाहर जा रहे तो फौरन कॉल आ रही है, लेकिन उसकी वजह से वहां पर वारिद की जो सिग्नल थे वो कमरे तक उनके आ रहे थे। तो ये फ्रीक्वेंसी वगैरह का फर्क होता है। अगेन आप इंजीनियर नहीं है, टेलीकॉम इंजीनियर नहीं बन रहे, लेकिन कॉन्सेप्ट जहन में है कि भाई ये फ्रीक्वेंसी वगैरह का फर्क होता है, इसकी वजह से ऐसा हो रहा होता है। अब आगे चलते हैं, अब मैं इस टॉपिक को आज मैंने पढ़ाना ही पढ़ाना है। हाँ जी, अब मुझे बताओ कि हमारे पास एड्रेसेस क्यों होते हैं? क्रिएट करने के लिए, क्या कह रही हो? आवाज समझ नहीं आ रही। आइडेंटिफाई करने के लिए आपके पास एड्रेसेस होते हैं। आपका नाम क्यों है? आइडेंटिफाई करने के लिए कि भाई आपका नाम पता हो, आपके घर का कोई एड्रेस हो ताकि हम आपको आइडेंटिफाई कर सकें। कंप्यूटर्स को आपने आपस में जोड़ दिया, उनके आपस में बात करने के लिए आपने एक जबान भी बना दी जिसका नाम आपने रखा, एक और लफ्ज है, सोचो, शुरू में पढ़ा था हमने, प्रोटोकॉल। हमने प्रोटोकॉल भी तय कर दिया, हम इस तरीके से आपस में बात करेंगे, ठीक है। लेकिन अब क्या साथ ही साथ एड्रेस नहीं होना चाहिए? इस वाले कंप्यूटर को मैसेज भेजना है, उस वाले कंप्यूटर को मैसेज भेजना है। प्रोटोकॉल तो तय कर लिया हमने कि एचटीटीपी में बात करेंगे, हमने तारे भी जोड़ दी, इथरनेट से सबको जोड़ दिया, लेकिन मेरा वाला मैसेज जो था वो इस कंप्यूटर के लिए था, उसके लिए नहीं था। ऐसा होना चाहिए नहीं होना चाहिए? बात है या नहीं? इसी काम के लिए कंप्यूटर के अंदर भी एड्रेसेस इस्तेमाल होते हैं। इन एड्रेसेस को हम कहते हैं आईपी एड्रेस। लेकिन 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 आईपी एड्रेस समझ में आ गया, कोई मसला तो नहीं है। नेक्स्ट टाइम आईपी एड्रेस किस लिए? कंप्यूटर को आइडेंटिफाई करने के लिए, नेटवर्क में इस्तेमाल होता है। दैट्स इट, इससे कुछ बात आपको याद करने की जरूरत नहीं है। अलबत्ता एक बात पे आप लोगों ने गौर नहीं किया, आपके जो एड्रेसेस होते हैं दो किस्म के होते हैं, एक पब्लिक और एक प्राइवेट। पता आपको ये बात? कहां से पता चली? क्विज के अंदर? अच्छा चलो मैं समझा भी देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप लोग एक बिल्डिंग में रह रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल निगाह ज़हरा का जो फ्लैट का एड्रेस है वो है 821, ओके। इसी तरीके से नबिहा जो है वो भी एक बिल्डिंग में रहती हैं, उनका भी एड्रेस है 821, राइट। दोनों का एड्रेस आ रहा है 821, लेकिन दोनों में एक फ़र्क है, बिल्डिंग अलग अलग है, ओके। वो अगर रहती हैं फॉर एग्जाम्पल अप्सरा अपार्टमेंट के अंदर, वो रहती हैं फायजा अपार्टमेंट में, राइट। लेकिन एड्रेस दोनों का क्या हुआ, अंदर जो एड्रेस है वो दोनों का सेम आ रहा है। अब जब वो एड्रेस बताएंगी तो पूरा बताएंगी कि 822 अप्सरा अपार्टमेंट, 822
फायजा अपार्टमेंट। ओके, ऐसा बात समझ में आई? ऐसा होता नहीं होता, एक पब्लिक एड्रेस है अप्सरा अपार्टमेंट, फायजा अपार्टमेंट, एक उस बिल्डिंग के अंदर का एड्रेस है 822 822। जो प्राइवेट एड्रेस है जो बिल्डिंग के अंदर इस्तेमाल हो रहा है वो कॉमन हो सकता है, वो शेयर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। जैसे हमने देखा कि 822 इनका भी है, 822 उनका भी है, क्योंकि प्राइवेट है, बिल्डिंग के अंदर है। लेकिन दुनिया भर के लिए जो एड्रेस इस्तेमाल हो रहा है वो कौन सा हो रहा है? अप्सरा अपार्टमेंट। बस 5 मिनट भेज दूंगा सर, वहीं पे आएंगे सारे। सर मैं कर दूंगा, बिल्कुल सर, आप 5 मिनट में भेज दूंगा सर, ठीक है। जो आपके जो बच्चे हैं, जो आपका जो एड्रेस है वो सारा का सारा आपका जो है, आपका 2 किस्म के एड्रेस हो गए, एक पब्लिक और एक प्राइवेट। आपका जो अप्सरा अपार्टमेंट है वो आपका पब्लिक एड्रेस हो गया, फायजा अपार्टमेंट पब्लिक हो गया। लेकिन जो उसके अंदर बिल्डिंग के अंदर जो आपका अपार्टमेंट नंबर 822 वो दोनों जगह रिपीट हो सकता है। आप में से कितने ऐसे बच्चे हैं जिनका घर में नाम, फॉर एग्जाम्पल दुआ, घर में अब्बू क्या यूं कहते दुआ सुहेल, दुआ हसीन, ठीक है, ऐसे तो नहीं कहते, वो कहते दुआ, दुआ ही काम है। तो इस घर में भी दुआ है, इस घर में भी दुआ है, लेकिन बाहर जो एड्रेस है वो डिफरेंट है या नहीं? तो देखो पब्लिक और प्राइवेट एड्रेस का फर्क समझ में आया, ठीक है। यही वाली चीज जो है, इसी तरीके से एक और मिसाल ले लो, हमारे क्लास का जैसे रूम नंबर 104 है, आगे अगर एक दूसरा स्कूल है वहां पे भी तो रूम नंबर 104 हो सकता है। अगर हम कहें तो, अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि जी तो रूम 104 से बच्चे को बुलाकर लाना है, लेकिन ये नहीं होगा कि स्कूल की बिल्डिंग तो डिफरेंट है ना, ऐसा है कि नहीं? ये जीसीई है, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन है, वो कोई दूसरा स्कूल है, इब्राहिम हैदरी स्कूल फॉर एग्जाम्पल, नाम चेंज हुआ नहीं हुआ। तो आपके पब्लिक और प्राइवेट एड्रेसेस के दरमियान फर्क वाज़ेह समझ में आया। यही वाली चीज होती है आपके नेटवर्क के अंदर, आपके एड्रेसेस जो होते हैं, एक होता है आपका पब्लिक एड्रेस जैसे आपका अप्सरा अपार्टमेंट, फायजा अपार्टमेंट, और एक होता है आपका प्राइवेट एड्रेस जो कि रिपीट हो सकता है, 822, दुआ, गुड़िया, शहजादी, ये सब चीजें आपस में शेयर हो सकती हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जहां तक बात समझ में आई। एक और मिसाल ले लो, पूरे घर के अंदर सिर्फ एक फोन है, पूरे घर में सिर्फ एक फोन है, राइट। अब आप घर के अंदर जो है, इस घर, यहाँ पे एक घर है हमारा, इस दूसरा घर यहाँ पर है, ओके, 2 अलग अलग घर हैं। यहाँ पे भी हमारे पास जो है फॉर एग्जाम्पल आयशा रहती है, यहाँ भी हमारे पास आयशा रहती है। अब मिसाल के तौर पे मैंने इस घर पे फोन किया, इनके नंबर पे फोन किया, 0333123 पे फोन किया। अब मैंने कहा कि मुझे आयशा से बात करनी है, तो मुझे बताओ वो इस वाली आयशा को लेकर आएंगे, इस वाली आयशा को लाएंगे? इस वाली आयशा को। पहले मैंने उनके पब्लिक जो पब्लिक नंबर था उस पर कॉल की, वहां पे मैंने फोन किया कि मुझे आयशा से बात करनी है, वो इस आयशा को लेकर आए, राइट। अब मैंने इस वाली आयशा से बात करनी है, तो पहले इनके पब्लिक नंबर पे कॉल की मैंने 1239875, ओके, और फिर यहाँ पे आयशा से कहा, तो ये वाली आयशा है। पब्लिक एड्रेसेस यूनिक है, जो पब्लिक है इनका जो पब्लिक एड्रेस था क्या वो ये वाला यूज कर सकता है, और इनका पब्लिक एड्रेस का दूसरा को यूज कर सकता है। लेकिन उस पब्लिक एड्रेस के बाद उस घर के अंदर जो चाहे तुम नाम रख लो, जो चाहे तुम नाम रख लो, तुम दुआ दुआ दुआ, शहजादी शहजादी शहजादी, तुम आयशा आयशा, तुम जो चाहे नाम रख लो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा है या नहीं? ये बात समझ में आई? इसका फायदा क्या हुआ? इसका फायदा ये हुआ कि हम अपने घर के अंदर जो चाहे नाम रखें, कोई हम पे पाबंदी नहीं है। हम दुआ रखें, हम शहजादी रखें, हम बबली रखें, हम बबलू रखें, हम कुछ जो चाहे रख लें, हमारे ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, हम जो चाहे कर सकते हैं। लेकिन पब्लिक हमें यूनिक रखना है कि पब्लिक नंबर जो है हमारा वो यूनिक हो। फायदा समझ में आया इस बात का? अगर मिसाल के तौर पर तुम लोग बिल्डिंग बना रहे हो, अब बिल्डिंग बनाने के वक्त तुम्हें इंश्योर करना है कि यार 822 का एड्रेस तुम नहीं रख सकते। अगर तुमने 822 का एड्रेस रखा तो यहाँ वाले का एड्रेस जो है इसका भी 820, तुम जो है 822 नहीं रख सकते क्योंकि इन लोगों ने 822 पहले रखा हुआ है। तो क्या इस तरीके से हमारे अपार्टमेंट का एड्रेस बन सकेगा कभी? तो आखिर में तय किया कि भाई आपका जो बिल्डिंग का नाम होगा वो यूनिक होगा, बिल्डिंग का नाम जो है चेंज एक जैसा नहीं हो सकता। अंदर तुम्हारी मर्जी, तुम 822 रखो, B22 रखो, इसमें तुम्हारे आपस में किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं है, अपनी मर्जी है। तुमने कहा कि फर्स्ट फ्लोर पर जितने भी वो ए है, सेकंड फ्लोर वाले बी है, या तुमने कहा कि नहीं फर्स्ट फ्लोर वाले का नाम होगा 1A 1B 1C, सेकंड फ्लोर वाले का नाम होगा 2A 2B 2C, तुम्हारी मर्जी, अंदर तुम्हारी बादशाहत है। तुम अपने बच्चे को गुड़िया बोलो, शहजादी बोलो, बबली बोलो, चबली बोलो, तुम्हारी मर्जी, कोई तुम्हें कुछ नहीं कह रहा, सही है। लेकिन बाहर जो है तुमने एक यूनिक नाम को इंश्योर करना है। अब समझ में आया इसका फायदा हुआ नहीं हुआ? पब्लिक और प्राइवेट एड्रेसेस का ये फर्क है। यही वाला जो फर्क है उन्होंने आईपी एड्रेस के अंदर किया, और इस आईपी एड्रेस के अंदर इसी तरीके से होता है कि जब आप गूगल के पास जाते हैं तो गूगल के पास अपना एक पब्लिक एड्रेस होता है, ओके, और आप बीच में इसी तरह से, जैसे मैंने अभी बताया कि मैंने घर पे स्नेहा के नंबर पे कॉल की, वहां पे कहा कि मुझे आयशा से बात करनी है, उन्होंने आयशा को अपने वहां से आयशा को लेकर आ गए। इस तरह से पब्लिक और प्राइवेट एड्रेसेस इस तरीके से बात कर रहे होते हैं। हम आगे वाले से बात करते हैं, आगे वाले दूसरे से बात करते हैं, दूसरे आगे वाला किसी और से बात करता है। आईपी एड्रेस समझ में आ गया? ठीक है।
उसके पब्लिक एड्रेस होते हैं और प्राइवेट एड्रेस होते हैं। बीच में हमारे पास एक नेट कहलाता है, जिसे राउटर जो होता है, राउटर का यही वाला काम होता है। हम आगे चल के राउटर को मैसेज करते हैं, राउटर कहते हैं इसको मैंने आगे भेजना है। आपने ऑफिस में फोन किया, ऑफिस के अंदर आपने कहा कि जी मुझे इस वाले एक्सटेंशन पे बात करनी है। अब वो जो फोन मशीन होती है वो खुद उसको आगे पीछे डाइवर्ट करता है, या टेलीफोन ऑपरेटर जो होता है उस एक्सटेंशन पे कॉल मिलाता है। यही वाला काम राउटर कर रहा होता है। राउटर भी इसी तरीके से करता है, जैसे आपके घर में 10 बंदे एक राउटर से कनेक्टेड है। एक ने कहा मुझे गूगल चाहिए, दूसरे ने कहा यूट्यूब चाहिए, तीसरे ने कहा जूम चाहिए, चौथे ने कहा व्हाट्सएप चाहिए। राउटर सबका ख्याल रखता है, राउटर सबका पैकेज बना के बाहर भेजता है। वहां से जब पैकेज वापस आता है वो डिस्ट्रीब्यूट करता है, ये तुम्हारा था, ये तुम्हारा था, ये तुम्हारा था, ये तुम्हारा था। बात समझ में आई? कोई सवाल यहाँ पे? हाँ, ठीक है, मैंने अगर गलत कह दिया उसकी माजरत। अगेन वही वाली बात, फायजा अपार्टमेंट, अप्सरा अपार्टमेंट पब्लिक है या प्राइवेट है? और A22 प्राइवेट है या पब्लिक है? एक फोन नंबर है आपका यूनिक, इसके घर का फोन यूनिक फोन नंबर, इस घर का फोन यूनिक नंबर फोन नंबर, ये पब्लिक है या प्राइवेट है? पब्लिक है ना फोन नंबर। उस घर के अंदर वहां पे आयशा रहती है, स्नेहा रहती है, शकायना रहती है, ये पब्लिक है या प्राइवेट है? प्राइवेट है, बस दैट्स इट। ठीक है, और इन तमाम चीजों को कौन मैनेज कर रहा होता है? राउटर। राउटर इस बात का ख्याल रखता है। आपके घर पे पोस्ट ऑफिस में अगर कोई लेटर आता है तो क्या होता है कि वो घर में बुलाता है कि फायजा के कमरे में जाके देता है। क्या करता है वो? घर पे दे देता है। उसके बाद जो भाई होता है या वालिद होते हैं वो खुद जाके पिक करते हैं, वो कहते हैं कि अरीशा ये तुम्हारा लेटर है, फायजा के तुम्हारा लेटर है, हफ्सा के तुम्हारा लेटर है। ऐसा होता नहीं होता। तो भाई कौन सा वाला काम कर रहे हैं? राउटर वाला काम। आमना बतूल भाई कौन सा काम कर रहे हैं? राउटर का काम कर रहे हैं। तो यही चीज राउटर भी करता है। 10 बंदे कनेक्टेड हैं, हतीम ने कहा यूट्यूब देखनी है, दुआ ने कहा मुझे फेसबुक इस्तेमाल करना है, राउटर कहता है अच्छा मुझे भेजो, मैं हैंडल करता हूँ। उसने आगे भेजा, वहां से लेकर आया। एक और मिसाल ले लो, आपने उमामा से कहा कि उमामा मुझे जो है ना हम लोग के लिए बाहर से जो है ना कुछ खाने की चीज लेकर आ जाओ। ठीक, इन्होंने कहा रोल पराठा। कैसे हैरान से देख रहे हो, क्या हुआ? यार क्लास कंप्लीट करने दो। ओके, इन्होंने कहा रोल पराठा, उन्होंने कहा बर्गर, उन्होंने कहा जिंगर, उन्होंने कहा ब्रोस्ट। सही, उमामा बाहर गया। अब उमामा ने क्या वहां जाके ये बोलेगा कि मुझे जो है ना तुम ना अलवीना का ब्रोस्ट देना और दुआ आसिफ का मुझे जो है रोल पराठा देना। वो कहेगा दिमाग सही है, मुझे क्या पता तुम्हारी बाजिया कौन सी है। ऐसा है या नहीं? ठीक, वो सारा ऑर्डर करेगा, पेमेंट करेगा, लेकर आएगा, फिर यहाँ पे आके डिस्ट्रीब्यूट करेगा। यही वाला काम राउटर कर रहा होता है। यहाँ पे उसने उसको भेजा, राउटर को आपने बता दिया मुझे फेसबुक चाहिए, दूसरे ने कहा भाई भाई मुझे व्हाट्सएप चाहिए, तीसरे ने कहा भाई मुझे जूम चाहिए। सब चीजें राउटर के पास है। राउटर बाहर गया, उसने आगे बात की, और वहां से वापस आया, उसने आके यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ये काम राउटर का होता है। पब्लिक प्राइवेट समझ में आ गया, राउटर समझ में आ गया। आईपी एड्रेस का मतलब जो होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, हर कंप्यूटर का अपना एक आईपी एड्रेस होता है। जिसी तरह से लेकिन ये एड्रेस प्राइवेट भी हो सकता है और पब्लिक भी हो सकता है। आईपी एड्रेस का फॉर्मेट ऐसा होता है 192.168.1. इसमें चार जो होते हैं डॉट आते हैं। ठीक है, एक नंबर फिर डॉट, एक नंबर फिर डॉट, एक नंबर फिर डॉट। ये बात ध्यान में रखना, मेरे पेपर में इसमें सवाल आएगा। क्या हुआ सर? 3 नंबर है, 4 नंबर 3 डॉट, 4 नंबर और हर 4 नंबर के बाद एक डॉट आ रहा है। ओके, 3 नंबर हो ही नहीं सकते। आज ही मोबाइल टूटेगा। 192 एक नंबर, उसके बाद 168 एक नंबर, उसके बाद 1 3 नंबर, उसके बाद 4 नंबर। हो गया बेटा, गिनती गिनना आ गई। 1 2 3 4, शाबाश, बहुत प्यारी बच्ची है मेरी। 4 हो गए। ओके, आईपी एड्रेस के अंदर 4 नंबर होते हैं, हर नंबर के बाद डॉट आ रहा होता है। नंबर जो होता है वो रेंज करता है 0 से लेकर 255 तक, 0 से लेकर 255 तक। मेरे पेपर में यही सवाल है कि इनवैलिड आईपी एड्रेस होगा, पूछूंगा वैलिड है इनवैलिड है, और तुमने बताना होगा। बात समझ में आ गई? ठीक, ये एड्रेस वैलिड है इनवैलिड है? सबसे पहले चेक करो 4 नंबर है, 4 नंबर है। ओके, अब ये बताओ कि वैलिड है इनवैलिड? सबसे पहले चेक किया 192,
0 से लेकर 255 के बीच में आ रहा है। उसके बाद आया 400, नहीं आ रहा। शुक्र है आप लोग को इतना आता है, तो लिहाजा ये इनवैलिड हो गया। अब सवाल ये कि आपके पास दुनिया में कितने आईपी एड्रेसेस हैं। इस फॉर्मेट के ऊपर जब हमने काम किया तो हमने देखा, हमने एक आईपी एड्रेस का स्टैंडर्ड बनाया जिसका नाम रखा V4, 4 खाने। यार मैं क्लास ले रहा हूं, मैं नहीं कर रहा यार, मैं क्लास ले रहा हूं सर, मैं क्लास ले रहा हूं सर, मैं कर दूंगा सर। सर मैं कर दूंगा 5 मिनट सर, 5 मिनट लेक्चर खत्म करके दे रहा हूँ सर। ठीक है जी सर, आज की लेक्चर की रिकॉर्डिंग। ओके, IPv4 4 खाने आपके। ओके, लेकिन हर 4 खाने के अंदर 0 से लेकर 255 तक नंबर आ रहा है। लेकिन पता चला कि यार ये जो है गुंजाइश जो है हमारे पास खत्म हो रही है। इतने नंबर होने के बावजूद भी दुनिया में डिवाइसेस ज्यादा है, ये तकरीबन बिलियंस ऑफ कॉम्बिनेशंस बनते हैं, लेकिन बिलियन कॉम्बिनेशंस के बावजूद भी ये डिवाइसेस हमारे पास लिमिटेड हो गए। ये चीज हमारे पास खत्म होने लगी, डिवाइसेस ज्यादा हो गए और आईपी एड्रेसेस कम पड़ गए। अच्छा, इसी मसले को हल करने के लिए उन्होंने पब्लिक और प्राइवेट का मेथड बनाया था। इसी के लिए किया था, उन्होंने कहा था अपने पास मर्जी से जो चाहे नाम रख लो। ओके, कुछ नाम तुम अपनी मर्जी से रखो, कुछ नाम हमारी मर्जी से रखो। इसके बावजूद ये लिमिट करने लगे तो नतीजा क्या निकला कि IPv4 नाकाम होने लगा। अब उसकी जगह पर एक नया कॉम्बिनेशन लेकर आया जिसका नाम रखा IPv6। IPv4 में कितने थे? 4। V6 में कितने हैं? 6 हैं। उसकी एक एग्जाम्पल स्लाइड में नजर आ रही है। ये इतने सारे एड्रेसेस हैं कि अगर आप चांद पे भी चले जाएं, पूरी वहां पे इंसानों की दुनिया बसा लें, तो भी जो है ना हम एड्रेसेस सबके यूनिक मिल जाएंगे, कोई इतना मसला नहीं है। ठीक है, बताने का मकसद ये है, सही है भाई आगे चलो। बताने का मकसद ये है, इसके अंदर 8 है। ठीक है, बताने का मकसद ये है कि IPv4 के अंदर 4 है, IPv6 में आप बता रहे हैं कि 8 है। आप इसको देख के परेशान ना हो कि यार इतने सारे कैसे हो गए। कभी भी आईपी एड्रेस नजर आए तो भाई ये IPv6 का एड्रेस है, और पहले वाला जो 192 वगैरह जो है वो IPv4 का एड्रेस है। ओके, बस मैं यहाँ पे लेक्चर खत्म कर रहा हूँ। बहरहाल अपने सवाल को, इस बात को ध्यान में रखना कि पेपर के अंदर सवाल जो है